सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर लौटे हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कि उसमें क्या होता है, मतलब कन्वेंशनल एनर्जीज क्या क्या होती है। उसके बाद उसमें हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, बायोमास प्लांट क्या था। हमने ये सब देख लिया था। इसके साथ साथ विंड एनर्जी का भी हमने देख लिया था किस तरह से वो यूज़ होती है। आज हम देखेंगे अल्टरनेटिव सोर्स या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेस होते हैं वो सारे कह लीजिए। तो आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे और उनका यूज़ कैसे होता है वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी में क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं जो कि सन की रेडिएशंस पे वर्क करते हैं, जिसमें सन की रेडिएशन जितनी भी आती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन इसमें पहली बात ये हमें जाननी है कि ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को या हीट को, और जो वाइट कलर होता है वो ब्लैक कलर के कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ब्लैक कलर के कंपैरिजन में लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है वाइट कलर। तो हमारे जो सोलर एनर्जीज़ के पैनल्स होते हैं वहाँ पर हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम मेनली हमें सबसे ज़्यादा इंडियंस को बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेज होते हैं, क्योंकि जो साल का एक बहुत बड़ा सा पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा धूप की रोशनी मिलती है हमें, जिसके कारण हम ये भी कहते हैं कि जो सन होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे जितने भी ये एक एडवांटेज ये रहता है कि जितने भी हमारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी फ्लो नहीं करवा सकते या पहुँचा नहीं सकते, वहाँ हम सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है कि सैटेलाइट्स देखें, तो सैटेलाइट्स वहाँ पर तो हम वायर का यूज़ कर नहीं सकते। अब वायर्स का यूज़ नहीं कर सकते तो एनर्जी तो वहाँ पर भी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि सैटेलाइट्स में बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, जिनमें ये होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सन की रेडिएशन से और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे मेन अगर हमारा एग्जांपल देखा जाए तो आपने देखा होगा मीडियाज़ की बहुत सारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर जो डिश लगी होती है उसके साथ कुछ पैनल्स लगे होते हैं। वो सारे पैनल्स भी सन की रेस से चलते हैं। मेनली आजकल ये हो गया ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी कुछ पैनल्स लगे होते हैं, तो वो ट्रैफिक सिग्नल्स जो रहते हैं वो सारे भी सन की सोलर एनर्जी से चलते हैं। लेकिन और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जो हमारा एक और टॉपिक आता है जो आपकी बुक्स में भी है वो आता है सोलर कुकर का। तो सोलर कुकर जो होता है वो ये रहता है कि उसमें एक ब्लैक शीट का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सन की। उसके साथ एक मिरर पैनल होता है जो कि ये देखता है कि जो सन की रेज हो रही है वो सारी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और उसमें ये होता है कि उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण जो हम अंदर फूड रखते हैं वो ईजीली कुक हो जाता है सन की रेज से। और जो हमारे सोलर कुकर हो गए या सोलर हीटर्स हो गए वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। तो ये तो क्या हमारा सन के बेसिस पे या एक तरह से मान लें सूरज से जो हम हेल्प ले रहे हैं एनर्जी के लिए उसके बेसिस पे हमने बात कर ली। अब जो बात आती है ओशन के बेसिस पे हम किस तरह से एनर्जी ले सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है टाइडल एनर्जीज का। टाइडल एनर्जी हम इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि ओशन की एक जगह ऐसी रहे जहाँ ओपनिंग ऐसी जहाँ पर दो लैंड्स के पीस बहुत पास में हो, उसके बाद बाकी जगह पर जो ओशन का पानी रहता है वो जमा हो जाता है दिन के टाइम में। दिन के टाइम में इसलिए होता है क्योंकि देखिए जैसे इसका नाम है टाइडल एनर्जी, ये पूरा लहरों पे वर्क करता है। तो सुबह के टाइम में या दिन का जो टाइम होता है उस टाइम में जो लहरें होती है उनका लेवल बढ़ जाता है और उस कारण से उस नैरो ओपनिंग के बाद वहाँ से पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। अब जमा होने के बाद वहाँ पर जैसे कि अगर डैम नहीं होते वहाँ तो वो पानी रात के टाइम में वापस लेवल कम होने पे वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगर हम उन नैरो ओपनिंग्स पे डैम लगा देते हैं, डैम्स का यूज़ करते हैं, तो डैम में क्या रहता है जब सुबह का टाइम में या दिन के टाइम में जब उसमें पानी भरा जाता है तो वहाँ के गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब रात होती है तो वहाँ की जब लहरें वापस जाने लगती है तो उसमें क्या किया जाता है कि टर्बाइंस लगी हुई होती है, जैसा कि हमने पहले वाले में भी देखे हैं कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट वाले में, तो वहाँ पर भी टर्बाइंस लगी होती है।
और टरबाइन्स उन लहरों के कारण जो पानी जमा हुआ होता है उनको वापस सी में छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, टरबाइन्स के कारण वो टरबाइन्स रोटेट होती है। अब टरबाइन्स रोटेट होती है तो ऊपर जो जनरेटर लगा होता है, उन जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस टरबाइन के रोटेशन के कारण, और फिर वो जो भी है इलेक्ट्रिसिटी या वायर्स के थ्रू हमारे पास पहुंच जाती है। पर इसमें जो एक डिसएडवांटेज होता है कि ये जो लोकेशंस होती है जहाँ पर जो लैंड बिल्कुल पास पास हो और उसमें वो ओशन वाटर जो रहता है वो आकर जमा भी हो, टाइडल्स भी बने, तो ऐसी जगह बहुत कम मिलती है, ये बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। तो इसका बस यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी इसमें एनर्जी भी बिल्कुल सफिशिएंट प्रोड्यूस होती है कम अमाउंट में। अब इसी के बाद जब ओशन के यूज से दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ओशन थर्मल एनर्जीज का। तो वो देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जीज होता क्या है। सो अब जो आता है ओशंस के हेल्प में सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है कि ओशन थर्मल एनर्जीज का, जिसमें ये रहता है कि ओशन में ये होता है सुबह सुबह के टाइम या दिन के टाइम में जो ऊपर का पानी होता है, मतलब अपर वाटर जो होता है ओशन का, वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो नीचे का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण ये होता है कि जो अमोनिया होता है वो अमोनिया नीचे से ऊपर आता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स की हेल्प लेते हैं जिसमें अमोनिया इवॉपरेट होता है जब इस टाइम में कोल्ड से हॉट वाटर में, तो वहाँ पर एक टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन उस अमोनिया के इवॉपरेशन से वापस से रोटेट होता है, रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो वो प्रोड्यूस करता ही करता है, उसी के साथ साथ जब वो अमोनिया को हम कोल्ड वाटर से वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद उस अमोनिया को वापस हम हॉट वाटर में छोड़ देते हैं या बहा देते हैं, जिसके कारण वापस से वो वापस नीचे चला जाता है, और फिर से यही साइकिल वापस से कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से ओशन थर्मल एनर्जी का जो प्लांट है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यूँ कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका यही रहता है कि वो अमोनिया बार बार ऊपर नीचे ऐसे करके एक साइकिल प्रोड्यूस होती है जिसमें टरबाइन्स रोटेट होती है, रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अमोनिया के हेल्प से। तो ये था ओशन थर्मल एनर्जी का। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। बहुत इजी से टॉपिक्स है ये सारे, आप बिल्कुल इन्हें इजी वे में लें, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे हैं, ये बिल्कुल छोटा सा एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपकी 10th क्लास का। तो अब हम आगे देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। तो अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जीज़ की। जियोथर्मल एनर्जीज़ में क्या होता है कि जितने ये हॉट स्प्रिंग नाम के कुछ होल्स होते हैं अर्थ में, जिनमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हॉट एयर प्रोड्यूस होती है, एकदम से निकलती है बाहर, जिसके कारण कि जो मतलब टरबाइन्स होते हैं वहाँ पर लगे हुए टरबाइन्स रोटेट करते हैं, रोटेट करने के साथ साथ वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो जनरेटर में जाती है, जनरेटर में जाने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने के बाद जो वायर्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू, या ऐसा बोल रहे हैं कि फ्लो कराने के लिए जिन वायर्स का यूज़ होता है उनकी हेल्प से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाकी जगहों पर फ्लो करवाई जाती है। अब इसमें जो एक डिसएडवांटेजेस का बस यही है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड जगहों पर ऐसी मिलती है, मेनली अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और यूएसए में। तो ये तो था जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट के बारे में, या जियोथर्मल एनर्जी कैसे यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी देखते हैं हम क्या होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि जितने भी मतलब ऐसा होता है कि यूरेनियम जैसा जो एक हाई रिएक्टिव न्यूक्लियर एटम होता है उसको लेस रिएक्टिव न्यूक्लियर एटम के साथ बम्बार्ड किया जाता है, जिसमें यह होता है कि उसमें एक फ्यूजन होता है जिसके कारण जो यूरेनियम होता है वो दो छोटे एटम्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये रहता है कि एनर्जीज में सबसे अच्छा यही एडवांटेज है कि कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद जो हमारे एटम बॉम्ब्स होते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो सारे इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पर। फिर उसके बाद जब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला यही होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। फिर बात करें तो जो यूरेनियम होता है बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, और जो ये प्लांट बनाया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी का ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसके प्लांट बनाने में। फिर अगर बात करें तो इसका एक मेन डिसएडवांटेज है उसमें ये रहता है कि अगर जो इसका वेस्ट होता है उसे अच्छे से डिकम्पोज ना किया जाए
तो इसमें से जो निकलने वाली रेडिएशंस होती है इसके वेस्ट में से, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और ये अगर इस जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर इसका यूज़ अच्छे से ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आगे के कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ का डिफरेंस होता क्या है। तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ में मतलब ये होता है कि अगर उनका कोई लिमिट नहीं है, उन्हें हम जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद उससे रिन्यू हो सकती है वो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ में ये होता है कि लिमिटेड एक्सेस होता है, अगर हमने उसे एक बार पूरा यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद एक हद के बाद वो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते अगर वो ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा ये रहता है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ जो होती है वो नॉन पॉल्यूटिंग होती है, बिल्कुल क्लीन होती है। उसके बाद जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ होती है वो पॉल्यूटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। फिर अगर एग्जांपल्स की बात करें रिन्यूएबल एनर्जीज़ की, रिन्यूएबल एनर्जीज़ का जो एग्जांपल आता है वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह से मतलब जितनी भी नेचुरल एनर्जीज़ होती है उन सबको हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ के एग्जांपल की, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ का एग्जांपल होता है पहला तो पेट्रोलियम, डीजल, कोल, इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स हम ले सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक, जो कि अभी ख़त्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बताइए, और मैं वहाँ इंस्टाग्राम के लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको आगे क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सभी को शेयर करें। तो थैंक यू एंड बाय बाय।